टॉपिक है रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन क्या होता है? जैसे कोई बॉल है, क्रिकेट की बॉल, उसको हम ऐसे फेंक दें, वो आगे जाएगी इधर, तो रोल होके जाएगी आगे, उसको रोलिंग मोशन कहते हैं। तो उसके अंदर दो मोशन होती हैं, एक तो वो रोटेट करेगी और एक जगह से दूसरी जगह पे भी जाएगी। तो एक जगह से दूसरी जगह पे जाए उसको ट्रांसलेशनल मोशन, और रोटेट होके जाए साथ में, तो इस कंबाइंड मोशन को रोलिंग मोशन कहते हैं। रोलिंग। जैसे पेन है, ये पेन को हमने यहाँ से फोर्स लगाया, ये यहाँ से यहाँ पे चला गया, इसमें एनर्जी आई काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मोशन में सेट हुआ है। लेकिन इसमें जो भी काइनेटिक एनर्जी आई वो ट्रांसलेशन किया, ये एक जगह से दूसरी जगह पे गया है। लेकिन हम इसको इस तरह से फोर्स लगाएं कि ऐसे रोटेट करता हुआ जाए, रोटेट करता हुआ, तो एक जगह से दूसरी जगह पे भी गया है, लेकिन रोटेट करता हुआ गया है। इसमें दो टाइप की एनर्जी है, एक जगह से दूसरी जगह पे गया तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, साथ में रोटेट होता हुआ गया है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। दो टाइप की है। जब ये दोनों एनर्जी किसी बॉडी के अंदर है तो उस मोशन को रोलिंग मोशन कहते हैं। सिंपल है। कोई भी बॉल है उसको हम ऐसे फेंक देंगे तो रोल होता हुआ जाता है, उसको रोलिंग मोशन ही कहते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह पे भी जाता है और रोल करता है, इस कंबाइंड मोशन को रोलिंग मोशन। ऐसे भी हो सकता है जैसे छत का फैन है, कोई भी फैन है अपनी जगह पे रोटेट करता रहता है, तो उसको तो रोलिंग मोशन नहीं कहते। रोलिंग मोशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाए, रोटेट भी करे और साथ में ट्रांसलेशन भी करे, तो अपनी पोजीशन चेंज भी करे। ठीक है ना? तो रोलिंग मोशन क्या है? इट कैन बी रिगार्डेड एज it can be regarded as the combination of pure rotation and pure translation। तो ये थी डेफिनेशन ऑफ रोलिंग मोशन। फिर आगे पढ़ते हैं कि ट्रांसलेशन और रोटेशन को अलग अलग पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पढ़ते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन इस तरह से पढ़ेंगे, जैसे ये कोई व्हील है, ये कोई व्हील है, ये कोई भी ग्राउंड है, व्हील ऐसे रोटेट होके आगे जा रहा है, रोटेट होके आगे जा रहा है, तो ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, ये है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसकी रेडियस आर है, रेडियस आर। तो जो रोटेशन की वेलोसिटी है ना, वो ओमेगा है। रोटेशन की वेलोसिटी ओमेगा, रोटेट कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं इसको। तो ये रोटेट करेगा और रोल करके आगे जा रहा है, रोल करके आगे जा रहा है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी ऑफ ट्रांसलेशन, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। तो इसकी वेलोसिटी ऑफ ट्रांसलेशन यहाँ से आगे जा रहा है, तो मान लो ये व्हील थोड़ी देर बाद में यहाँ पे पहुंच गया और यहाँ पे पहुंच गया, तो इसका सेंटर ऑफ मास भी यहाँ पे पहुंच गया, तो सेंटर ऑफ मास तो साथ साथ ही चलेगा इसके, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो व्हील के अंदर ही रहेगा। तो व्हील जिस स्पीड से चल रहा है, सेंटर ऑफ मास भी उसी स्पीड से चल रहा है आगे की तरफ, आगे की तरफ। तो इसकी वेलोसिटी ऑफ ट्रांसलेशनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की इक्वल होगी। जितनी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है उतनी ही इस व्हील की वेलोसिटी ऑफ ट्रांसलेशन होगी। हमने ये याद रखना है कि वेलोसिटी ऑफ ट्रांसलेशन है वो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की इक्वल होगी।
क्योंकि इसके अंदर पूरा मास यहाँ पे लाई करता है और पूरा मास जिस वेलोसिटी से चल रहा है उसी वेलोसिटी से ये व्हील चल रहा है। तो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसलेशन कितनी होगी, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये ध्यान रखना हमने, इसके इक्वल होगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं रोटेशन की वेलोसिटी। रोटेशनल मोशन पढ़ते हैं। रोटेशनल मोशन, ये तो रोटेट तो कर रहा था पर एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा था। हमने ट्रांसलेशन की वेलोसिटी देखी है, अब देखेंगे रोटेशन की। वही व्हील है, इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर ये ऐसे रोटेट करता हुआ आगे जा रहा है ना, इस तरफ से जा रहा है तो ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा तो इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है ना, इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। और ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट की वेलोसिटी ऊपर की तरफ। तो हमारे सारे समझ में आ गया कि ये ऐसे रोटेशन करेगा। तो जो भी ये पॉइंट है ना यहाँ पे, इसकी आउटर एज पे जो भी पॉइंट है, इन पॉइंट की वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग होती है, टेंजेंट के अलोंग। क्योंकि सर्कुलर मोशन करेगा तो सर्कुलर मोशन में तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग होती है, क्योंकि हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग अलग होती है। यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पर ऐसे, क्योंकि रोटेशन कर रहा है, ठीक है। चलो देखो फिर, अगर हम यहाँ पे कोई पार्टिकल कंसीडर कर लें, यहाँ पे एक पार्टिकल कंसीडर कर लें, इस पार्टिकल की कौन सी वेलोसिटी है, ये व्हील आगे जा रहा है ना, ऐसे रोटेट हो गए तो ये पार्टिकल व्हील व्हील के साथ रोटेट होगा। व्हील ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा तो ये पार्टिकल व्हील के साथ रोटेट करेगा, और व्हील आगे जा रहा है तो ये आगे भी जाएगा। दो मोशन है इसके अंदर, एक तो रोटेशन की और एक ट्रांसलेशन की। व्हील के साथ रोटेट भी करेगा और व्हील आगे जाएगा तो ये भी साथ ही साथ आगे जाएगा, ठीक है। तो इसकी रोटेशन की वेलोसिटी कौन सी होगी, रोटेशन की वेलोसिटी तो मैंने बताई टेंजेंट के अलोंग होती है ना, टेंजेंट के अलोंग। ये है वेलोसिटी ऑफ रोटेशन, वेलोसिटी ऑफ रोटेशन, वेलोसिटी ऑफ रोटेशन, ठीक है। रोटेशन की वेलोसिटी है। तो इसकी टेंजेंट के अलोंग यहाँ से ऐसे घूमेगा है ना, रोटेट करेगा तो ऐसे घूमेगा। तो ऐसे अगर घूमेगा, सर्कल ऐसे बनेगी तो इसकी टेंजेंट तो ये बन गई, टेंजेंट तो ये, तो इसकी बन गई है वेलोसिटी ऑफ रोटेशन, वेलोसिटी ऑफ रोटेशन इसकी यहाँ पे बन गई। और इसको सेंटर ऑफ मास आगे खींचेगा, सेंटर ऑफ मास हमेशा बॉडी को आगे ही लेके जाएगा, है ना। सेंटर ऑफ मास की वजह से लीनियर मोशन करेगा, आगे लेके जाएगा। तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी आगे की तरफ, वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी उतनी है जितनी सेंटर ऑफ मास की है। तो सेंटर ऑफ मास इसको इधर लेके जाना चाहेगा, सेंटर ऑफ मास से इधर, ठीक है। और इन दोनों की रिजल्टेंट वेलोसिटी बीच में आएगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी बीच में। यहाँ पे एक पार्टिकल हमने कंसीडर कर लिया, इस पार्टिकल पे रोटेशन की वेलोसिटी तो इधर है क्योंकि ये ऐसे रोटेट करेगा, तो टेंजेंट के लॉन्ग होती है रोटेशन की वेलोसिटी। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इधर, सेंटर ऑफ मास इधर लेके जाना चाहेगा इसको, सेंटर ऑफ मास की इधर, दोनों का रिजल्ट कहाँ पे आएगा, बीच में, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पे एक पार्टिकल कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो इस पार्टिकल की रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल ली हमने। तो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे आएगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी, इस पार्टिकल को पी नाम दे देते हैं, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी। इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी जो भी निकाल लेंगे, एक वेलोसिटी इधर है, एक इधर है, रिजल्टेंट तो यहाँ पे आएगी, और इस पे तो पैरेललोग्राम लो लगेगा। लेकिन एक पॉइंट से दो वेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं तो पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लो तो ये कहते हैं कि इसकी वेलोसिटी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ए कौन सी भी ले लो, ये ले लिया ए स्क्वायर, प्लस में बी स्क्वायर, प्लस में 2ab cos थीटा,
और साथ में आएगा कोस थीटा। थीटा इन दोनों वेलोसिटी के बीच में जो भी एंगल है। तो ये सारा आ गया यहाँ तक आ गए है ना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी इस पार्टिकल की। ठीक है, अब कोई पार्टिकल यहाँ पे टॉप पर है, टॉप पे, तो उसकी देखते हैं फिर क्या वेलोसिटी है। टॉप पर है, इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टॉप ऑफ व्हील, टॉप ऑफ ए व्हील, यहाँ पे देखते हैं। चलो देखते हैं फिर। देखो यहाँ पे अगर पार्टिकल है तो रोटेशन की वेलोसिटी तो मैंने बता दी थी कि यहाँ से ऐसे रोटेट कर रहा है ऐसे, यहाँ पे देखेंगे तो टेंजेंट के लॉन्ग रोटेशन की वेलोसिटी, और सेंटर ऑफ मास भी इसको इधर ही लेके जाएगा, सेंटर ऑफ मास भी इसको इधर ही लेके जाएगा। तो दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होगी। ये तो हर पार्टिकल के ऊपर दो वेलोसिटी है, रोटेशन की भी ट्रांसलेशन की भी, क्योंकि हर पार्टिकल रोटेट भी कर रहा है और आगे भी जा रहा है व्हील के साथ, दो वेलोसिटी है। तो यहाँ पे रोटेशन की वेलोसिटी ऐसे टेंजेंट के लॉन्ग टॉप पॉइंट पे, और ट्रांसलेशन की वेलोसिटी भी, ट्रांसलेशन की वेलोसिटी किसकी इक्वल है, सेंटर ऑफ मास की इक्वल। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी इधर ही, सेंटर ऑफ मास को इधर लेके जाएगा। तो दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी सेम डायरेक्शन में, तो सीधा ऐड कर देते हैं, पैरेललोग्राम लो की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसके इक्वल आ गई, सेंटर ऑफ मास इधर लेकर जाना चाहेगा, रोटेशन भी इधर है, तो दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो दोनों को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। और जो यहाँ पे रोटेशन की वेलोसिटी है, रोटेशन की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रोटेशन, ये आर ओमेगा की इक्वल है। वेलोसिटी ऑफ रोटेशन है ये आर ओमेगा की इक्वल। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, ये भी आर ओमेगा की इक्वल है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ये भी आर ओमेगा की इक्वल है। तो अगर ये भी आर ओमेगा की इक्वल है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी आर ओमेगा की इक्वल। ठीक है, क्योंकि इसकी लीनियर वेलोसिटी है, और लीनियर वेलोसिटी का और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन ये होता है आर ओमेगा। तो इन दोनों की जगह हम आर ओमेगा पुट कर सकते हैं, या फिर हम वेलोसिटी ऑफ रोटेशन की जगह वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी पुट कर सकते हैं। क्यों पुट कर सकते हैं देख लो, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल है। तो वेलोसिटी ऑफ रोटेशन की जगह वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पुट कर सकते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ रोटेशन की जगह वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पुट कर सकते हैं। ऐसा क्यों पुट किया अभी देखते हैं। तो हमारे पास ये आ गया कि पार्टिकल अगर टॉप पे है ना, तो वेलोसिटी एट टॉप है ना, ये क्या है, वेलोसिटी एट ए टॉप। तो वेलोसिटी ऑफ टॉप इतनी आ गई, ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। हमने ये देखा कि कोई पार्टिकल यहाँ पे है, उसकी नेट वेलोसिटी इस वेलोसिटी से डबल है, सेंटर ऑफ मास इस वेलोसिटी से चल रहा है, ये पार्टिकल उससे डबल वेलोसिटी से चल रहा है, क्योंकि ये पार्टिकल रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेट भी हो रहा है, दो काम कर रहा है। सेंटर ऑफ मास तो ओनली लीनियर मोशन कर रहा है, आगे जा रहा है, लेकिन ये आगे भी जा रहा है, सेंटर ऑफ मास के साथ आगे भी जा रहा है, प्लस में रोटेट भी कर रहा है। तो इसकी वेलोसिटी डबल है, ये जिस वेलोसिटी से चलेगा ये उससे डबल वेलोसिटी से रोटेट करेगा और आगे जाएगा। ठीक है ना, तो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी डबल है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से। अब इससे देखते हैं कि बॉटम पे जो पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी कितनी है सेंटर ऑफ मास के कंपैरिजन में। तो बॉटम वाले को देख लेते हैं अभी। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट बॉटम, बॉटम ऑफ व्हील। ठीक है, डायग्राम उसी से देख लेते हैं, तो उसी में देखते हैं। चलो यहाँ बना लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इधर है, ठीक है, इसकी रोटेशन इधर है, रोटेशन अगर इधर है तो यहाँ पे रोटेशन की वेलोसिटी इधर, वेलोसिटी ऑफ रोटेशन इधर, यहाँ बॉटम पे एक पॉइंट है ना, इसकी वेलोसिटी हम निकालने जा रहे हैं। रोटेशन की वेलोसिटी इधर,
लेकिन सेंटर ऑफ मास इसको इधर लेके जाएगा, सेंटर ऑफ मास तो इधर, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इधर होगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो सब्ट्रैक्ट होके आएंगे। तो वेलोसिटी बॉटम वाले पार्टिकल की, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस में वेलोसिटी ऑफ रोटेशन हो गया। तो जैसा मैंने पिछले पेज पे बताया था ये दोनों इक्वल होती हैं, जैसा मैंने पिछले पेज में बताया था कि राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और वेलोसिटी ऑफ रोटेशन इक्वल है। अगर इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल है तो आंसर आ गया जीरो, जीरो आंसर आ गया। क्यों आ गया साथ में बता भी देंगे। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और वेलोसिटी ऑफ रोटेशन इक्वल होती है, ठीक है। तो बॉटम वाले पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है अगर ये व्हील ऐसे रोटेट करके आगे जा रहा है तो। अभी देखेंगे, एग्जांपल लेके देखेंगे। तो वेलोसिटी बॉटम पे आ गई जीरो, चलो देखते हैं ये इसकी वेलोसिटी जीरो क्यों बताई, ये व्हील तो रोटेट होकर आगे जा रहा है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो कैसे है जब ये रोटेट करके आगे जाएगा। तो हम ऐसे मानेंगे कि अगर ये कोई भी लाइन है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, ये व्हील है, इस व्हील का हमने सबसे नीचे वाला एक पार्टिकल माना तो ये पार्टिकल है, हम देख रहे हैं कि पार्टिकल यहाँ पे है, कुछ मोमेंट के बाद, फ्रैक्शन ऑफ टाइम के बाद, कुछ स्मॉल टाइम के बाद ये पार्टिकल अगर इधर चल रहा है तो इसकी वेलोसिटी है, और इधर या इधर नहीं चल रहा तो इसकी वेलोसिटी जीरो। और हम कह रहे हैं बॉटम वाले पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है अगर व्हील रोटेट करेगा तो। देख लेते हैं, चलो देखो व्हील ये इस तरह से है, तो व्हील की शेप ऐसी है, सर्कुलर है ना, सर्कुलर, ठीक है सर्कुलर। तो इसको देखो, अगर हम यहाँ पे मान लें इस व्हील को, ये वाला बॉटम का पॉइंट है, यहाँ पे मान लो इसको, यहाँ पे मान लिया हमने, तो ये बॉटम वाला पार्टिकल यहाँ पे टच है, ठीक है यहाँ पे टच है। अब ये व्हील आगे की तरफ जा रहा है, और आगे की तरफ जा रहा है तो ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट यहीं पे रहेगा, यहाँ से व्हील ऐसे जाएगा तो ऊपर उठ जाएगा ना पॉइंट, व्हील ऐसे रोटेट करेगा तो पॉइंट ऊपर उठेगा, ऊपर भी इसी की सीध में उठेगा, बिल्कुल आगे नहीं जाएगा, इसी की सीध में ऊपर उठेगा। तो चलो देख लो फिर, ये पॉइंट यहाँ पे टच है और यहाँ पे टच है तो व्हील आगे रोटेट करेगा, व्हील आगे रोटेट करेगा, देखो ये पॉइंट यहीं पर है और यहीं से ऊपर उठेगा, यहीं से ऊपर उठ के सीधा वर्टिकल ऊपर जाएगा और फिर आगे जाएगा, फिर आगे। तो कुछ टाइम के लिए तो ये पॉइंट यहीं पे है, और उसके बाद यहीं पे ऊपर उठ रहा है, यहीं पे ऊपर और यहीं पे ऊपर उठ रहा है। तो बॉटम पे जब तक था तब तक तो जीरो ही है, बाद में तो ऊपर उठ गया तो बॉटम पे है ही नहीं पार्टिकल, तो बाद में ऊपर वर्टिकली उठने के बाद फिर आगे जा रहा है। तो बॉटम पे जब तक पार्टिकल है, बॉटम पे जब तक पार्टिकल है, ये बॉटम से सीधा इधर या इधर नहीं जाएगा। बॉटम से अगर इधर डिस्प्लेस हो जाए तो वेलोसिटी है, इधर डिस्प्लेस हो जाए तो वेलोसिटी है, लेकिन ये तो बॉटम से व्हील रोटेट करेगा सीधा ही ऊपर उठ रहा है, तो बॉटम से इधर या इधर नहीं गया, ठीक है ना। बॉटम वाले पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होती है। ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे पार्टिकल है तो इसकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास से डबल, ठीक है। किसी को पूछना हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, बोलो, अनम्यूट करके बोलो। नॉर्मल के सीध में डायरेक्शन बना लिया हमने, जितना एंगल यहाँ पे होता है उतना यहाँ पे होता है, हमने बहुत सारे ऐसे डेरिवेशन पढ़ रखे हैं। ये एम जी है तो ये एम जी कोस थीटा, इसके परपेंडिकुलर में एम जी साइन थीटा, तो इस वेट का ये वाला पार्ट एम जी साइन थीटा इसको नीचे की तरफ लेके आएगा, और ये कह रहा है कि रोल करता हुआ आ रहा है, रोल। अगर इस सरफेस में फ्रिक्शन नहीं होगा ना तो स्लिप हो जाएगा, इस सरफेस में फ्रिक्शन नहीं है तो स्लिप हो जाएगा, लेकिन फ्रिक्शन है तो उस फ्रिक्शन की वजह से रोल करेगा, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ, फ्रिक्शन पीछे की तरफ। इसकी जो भी रेडियस है वो रेडियस हमने आर ले ली, इसके फेस की जो भी रेडियस है ना सिलेंडर की, रेडियस आर ले ली, ठीक है। अब देखते हैं, इस पे एक फोर्स इधर लग रहा है, एक इधर, फिर भी नीचे की तरफ आ रहा है तो नीचे वाला फोर्स ज्यादा है, तो नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, कि इस तरफ नेट फोर्स कितना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो, तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ, है ना, नेट फोर्स आ गया, तो नेट फोर्स होता है एम ए, नेट फोर्स एम ए, इक्वेशन 1 बन गई, ठीक है। रोलिंग डाउन, ये रोल होके नीचे क्यों आ रहा है,
ये रो लोग नीचे क्यों आ रहा है? फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन नहीं होता ना तो ये सीधा स्लिप हो जाता नीचे की तरफ। फ्रिक्शन है उसकी वजह से रोल होके नीचे आ रहा है। ये बात हमने ध्यान रखनी है। फ्रिक्शन है तो ही बॉडी रोल करती है, फ्रिक्शन नहीं है तो बॉडी रोल नहीं करेगी किसी भी सरफेस पे। ठीक है, रोल कर रहा था यहाँ पे टॉर्क लग रहा है। अगर ये रोल कर रहा था यहाँ पे टॉर्क, जो कि टॉर्क रोटेशनल मोशन ये रोटेशन की वजह से। तो टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। एफ तो ये हो गया, और आर क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड फोर्स। तो इस फोर्स से एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये है ना, ये ऐसे रोटेट हो गया तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से और इस फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये है, ये फोर्स की डायरेक्शन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, इन दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो रेडियस है, रेडियस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया रेडियस। तो टॉर्क हो गया आर क्रॉस एफ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये फोर्स। ठीक है, आर एफ लिख लो इसको सिंपल। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल है, इन दोनों को इक्वल पुट कर दो। तो इन दोनों को हम इक्वल पुट कर देते हैं। इनको यहाँ से एफ की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ से एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको इधर ले जाओ, आई अल्फा अपॉन में आर। ठीक है, ये एफ की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पुट करते हैं। यहाँ पुट करेंगे तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ, एफ की वैल्यू ये है आई अल्फा बाई आर इज इक्वल टू एम में। ठीक है, हमने एक फॉर्मूला और भी पढ़ा था, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ठीक है, ठीक है, चलो फिर इस अल्फा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो। इस अल्फा की वैल्यू यहाँ से, आर नीचे ले आओ, ए बाई आर हो गया, है ना। इस आर को हम नीचे ले आएंगे, तो इस अल्फा की वैल्यू ए बाई आर, पूरे को लिख लेते हैं। इस अल्फा की वैल्यू ए बाई आर इज इक्वल टू एम में। इसको अगर इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और इन दोनों में से ए कॉमन ले लेंगे, तो इस सिलेंडर किस एक्सेलेरेशन से नीचे आ रहा है वो एक्सेलेरेशन आ जाएगी यहाँ से। चलो निकालते हैं फिर। इसको इधर ले जाओ, प्लस हो जाएगा, तो इसको इधर ले जाएंगे तो एम में प्लस में ये आई ए, नीचे आर स्क्वायर, तो नीचे आर स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों में से हम ए कॉमन ले लेते हैं, तो इन दोनों में से ए कॉमन ले लेते हैं, और इसको इधर ले गए तो इधर क्या बच गया? एम जी साइन थीटा। इधर बच गया एम जी साइन थीटा। ठीक है, इनमें से ए कॉमन ले लो, इसमें से ए कॉमन ले लिया, एम बच गया, आई बच गया, और आर स्क्वायर बच गया, इतना आ गया। ठीक है, फिर इसमें से एम और कॉमन ले लेते हैं, एम, एम कॉमन ले लिया, एम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच गया 1, यहाँ पे तो एम है नहीं, तो एम से मल्टीप्लाई करो, एम से डिवाइड करो, ऊपर मल्टीप्लाई किया था तो वो बाहर आ गया कॉमन, नीचे वाला एम बच गया। तो ऊपर वाला एम बाहर आ गया, नीचे वाला बच गया, नीचे वाला बच गया तो एम आर स्क्वायर हो गया। तो इसमें से एम कॉमन लेंगे तो ये एम बार, नीचे आ गया एम, ऊपर वाला एम बार आ गया। ठीक है ना, इतना आ गया, इज इक्वल टू ये है एम से एम कैंसिल, एक्सेलेरेशन निकालनी है, इसको इधर ले जाओ, तो एक्सेलेरेशन निकालनी है, इसको इधर लेके जाएंगे तो जी साइन थीटा के अपन में आ जाएगा, जी साइन थीटा के अपन में क्या आ जाएगा? ये 1 प्लस आई अपन में एम आर स्क्वायर, है ना, आई अपन में एम आर स्क्वायर। ये आ गया एक्सेलेरेशन। इसकी एक्सेलेरेशन आ गई, जो सिलेंडर रोलिंग डाउन इंक्लाइंड प्लेन है, प्लेन के नीचे की तरफ रोल हो रहा है, उसकी एक्सेलेरेशन पूरी एग्जैक्ट निकालनी है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी सिलेंडर का है, सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे पुट कर देंगे। सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे आई की वैल्यू पुट कर देते हैं एम आर स्क्वायर बाई 2। चलो पुट करते हैं, ये है जी साइन थीटा, जी साइन थीटा 1 प्लस यहाँ पे मैं पुट कर दो आई की जगह एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2, तो एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कट गया, 1 बाई 2 बच गया, और 1 बाई 2 को इसमें ऐड करूंगा ना तो 3 बाई 2, 3 बाई 2, तो
3/2 टू ऊपर चला गया, टू ऊपर चला गया, तो ये आ गया। फिर देख लो आई की वैल्यू mr² पुट करूंगा, mr² से mr² कट गया, नीचे 2 बच गया तो 1/2, 1/2 इसमें ऐड करेंगे 3/2, तो 3/2 टू ऊपर चला गया, तो ये आ गई एक्सेलेरेशन, कितनी आ गई 2/3 जी साइन थीटा, 2/3 जी साइन थीटा, इतनी आ गई एक्सेलेरेशन। ठीक है, तो सॉलिड सिलेंडर जब भी रोल होकर नीचे आएगा तो उसकी एक्सेलेरेशन इतनी होगी। मान लो इस सॉलिड की जगह होलो सिलेंडर रोल हो गया था, होलो सिलेंडर रोल हो गया था तो सेम डायग्राम, सेम सारी चीजें, सब कुछ सेम, बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होलो का mr² होता है, यहाँ पे mr² पुट कर देते तो उसकी एक्सेलेरेशन आ जाती। मान लो इसकी जगह डिस्क रोल होके आ रही है नीचे, डिस्क, डिस्क रोल होके आ रही है तो सारी चीजें सेम, सब कुछ सेम, बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही चेंज होगा। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का पुट कर देंगे। मान लो होलो स्फीयर, सोलिड सोलिड स्फीयर कौन सा रोल होकर नीचे आ रहा है, कौन सा रोल होकर नीचे आ रहा है, तो सारी चीजें सेम, बस यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, उसकी वजह से एक्सेलेरेशन भी चेंज हो जाएगी, है ना। तो ये बेसिक फॉर्मूला आ गया किसी भी रोलिंग बॉडी की जो इंक्लाइंड प्लेन से नीचे की तरफ रोल होकर आ रहा है उसकी एक्सेलेरेशन निकालने का। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को देख के होलोस्फीयर की एक्सेलेरेशन निकाल के दिखाओ। इस सॉलिड सिलेंडर की बजाय अगर होलोस्फीयर नीचे रोल होकर आ रहा है तो उसकी एक्सेलेरेशन क्या आएगी, ये फॉर्मूला मैंने निकाल दिया, तो निकाल के दिखाओ फिर इसको सोल्व करके कैसे निकालें एक्सेलेरेशन ऑफ होलोस्फीयर। आंसर बताओ निकाल के, हैंड रेज करो जल्दी जिसका भी आंसर आ जाए। सारी चीजें सेम लगेंगी, बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज आएगा। स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr², होलो स्फीयर का, तो यहाँ पे रखेंगे 2/3 mr² से mr² कट गया 2/3, 2/3 इसमें ऐड करोगे ना तो 5/3, ये 2/3 बताया था ना, उल्टा कर दिया शायद तुमने। तो देखो यहाँ पे स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr², 2/3 करेंगे तो mr² से mr² कट गया 2/3, 2/3 इसमें ऐड करेंगे तो 5/3, है ना, 5/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/5 आएगा, 3/5 जी साइन थीटा। किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ, क्योंकि होलोस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr², यहाँ पे 2/3 mr² से mr² कट गया 2/3, 3 इसमें ऐड हो जाएगा तो 2 में 3 हो जाएगा तो 5/3, 3 ऊपर चला गया तो 3/5 जी साइन थीटा। ठीक है, चलो चलते हैं फिर आगे।